रेलवे स्टेशन पर एक रबड़ का व्यापारी है जो धीरे धीरे टिकट काउंटर की तरफ बढ़ रहा है। तभी अचानक से एक नौजवान लड़का जिसने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे हैं वह उस व्यापारी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अब यह सब कुछ देखकर जो व्यापारी होता है उसे साइड हटने के लिए कहने लगता है, लेकिन तभी वह नौजवान लड़का मुस्कुराने लगता है और कहता है कि साहब आपने भी मुझे नहीं पहचाना ना। अब इस बात को सुनकर व्यापारी थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाता है और कहने लगता है कि हाँ भाई, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना और हम लोग शायद पहली बार मिल रहे हैं। लेकिन जो वह नौजवान लड़का होता है वह कहने लगता है कि नहीं साहब, आपकी भूल है, हम लोग पहले भी मिल चुके हैं और आपकी कई बातों की वजह से ही मैं पहले भीख मांगा करता था, लेकिन आज एक व्यापारी बन चुका हूं। इन बातों को सुनने के बाद वह व्यापारी दिमाग पर थोड़ा सा जोर देता है और दिमाग पर जोर देने की वजह से उसे पता चल जाता है कि यह लड़का कौन था वह लड़का और कब इनकी मुलाकात हुई थी और ऐसा उस व्यापारी ने उस लड़के से क्या कहा था कि जो वह भीख मांगना छोड़कर व्यापारी बन गया। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कर्नाटक के हासन डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा गांव होता है, जिस गांव के अंदर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है राजू। राजू के माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर जा चुके हैं और राजू अब इधर उधर रहकर ऐसे अपना समय व्यतीत किया करता है। कभी अड़ोस पड़ोस वाले उसे खाने के लिए दे दिया करते, लेकिन जब अड़ोस पड़ोस वाले उसे खाने पीने के लिए नहीं दिया करते हैं तो वह इधर उधर ऐसे भटकता फिरा करता है। ऐसे घूमते घूमते वह हासन डिस्ट्रिक्ट के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। रेलवे स्टेशन पर जाकर वह भीख मांगने लगता है अपने पेट की आग को बुझाने के लिए। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वहां पर भीख मांगते हुए उसे लगभग 2 साल हो जाते हैं। 2 साल बाद अचानक से जब वह इसी तरह से यात्रियों से भीख मांग रहा था, उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम होता है नवीन। नवीन जो कि पीछे से कहीं और का रहने वाला है, वो यहाँ पर आकर रबड़ का व्यापार किया करता है। हासन डिस्ट्रिक्ट के अंदर रबड़ का उत्पादन अच्छा खासा हुआ करता है, तो वहां से वो कच्ची रबड़ खरीदा करता और यहां से ले जाकर उसे अपने वहां पर अच्छी तरह से उनके प्रोडक्ट बनाया करता। तो यहां पे वो अक्सर काम से आता जाता रहा करता है। तो जैसे रेलवे स्टेशन पर नवीन को राजू देखता है तो देखने के बाद सोचने लगता है कि इसके पास तो अच्छा खासा रुपया पैसा है, शरीर से भी हष्ट दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना मैं इससे भीख मांगू, ये मेरी कुछ ना कुछ मदद कर देगा। इसके बाद राजू नवीन के पास जाता है और वहां जाकर उससे भीख मांगने लगता है। फिलहाल राजू की उम्र लगभग 13-14 साल थी और जैसे ही नवीन राजू को देखता है भीख मांगते हुए और वह उससे भी पैसा मांग रहा था, तो बहुत कुछ उसके बारे में सोचने लगता है। जब वह सोच रहा था तो तभी राजू दोबारा से उससे पैसे मांगने के लिए आग्रह करता है, लेकिन तभी नवीन उसके पास बैठता है और बैठने के बाद कहता है कि भाई ये बताओ, मैं तुम्हें कुछ क्यों दूं, मैं एक व्यापारी हूं, तो अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तो ही मैं तुम्हें भीख दे सकता हूं, वरना मैं तुम्हें भीख नहीं दे सकता। ऐसा कहकर उसने भीख देने से मना कर दिया था और वह यहां से चला गया था। वह तो यहां से चला गया था, लेकिन राजू के दिमाग में ये बात घर कर गई थी। उसने सोचा कि बात तो इन्होंने सही की है, मुझे भी कुछ ना कुछ देना चाहिए, तभी तो लोग बदले में मुझे कुछ देंगे। इस बात को सोचकर राजू इधर उधर देखने लगता है। देखते देखते उसकी नजर जाती है रेलवे ट्रैक पर खिले हुए फूलों पर। उन्हें देखने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सोचने लगता है कि क्यों ना मैं कुछ फूल तोड़ूं और फूल तोड़ने के बाद सभी लोगों को फूल दूं और बदले में वो लोग मुझे भीख देंगे। इसी बात को सोचकर जो राजू होता है ट्रैक के साइड में लगे हुए फूलों में से कुछ फूल तोड़ता है और फूल तोड़ने के बाद अब लोगों को फूल दे देकर उनसे भीख लेने लगता है। अब राजू को पहले से ज्यादा भीख मिलने लगी थी और वह इस बात को देखकर बड़ा ही खुश होता है। वह सोचने लगता है कि उस व्यक्ति ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी, अब मुझे ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। लोगों को भीख देने में भी आसानी होती है और मुझे भीख मांगने में भी आसानी होती है। इसी बात को सोचकर वह भीख मांगता रहता है और धीरे धीरे इस बात को 2 महीने बीत जाते हैं। 2 महीने बाद अचानक से फिर से वही व्यक्ति जिसका नाम नवीन था, जो कि रबड़ का व्यापार किया करता था, वह राजू को फिर से उसी स्टेशन पर दिखाई देता है। तो इस बार राजू जब नवीन को देखता है तो वह सोचने लगता है कि क्यों ना मैं आज इनको फूल दूं और फूल देने के बाद इनसे कुछ पैसा मांगू। इसी बात को सोचकर जो राजू होता है वह नवीन के पास चला जाता है और वहां पर उन्हें फूल देने लगता है। कहता है कि ये लो, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, तो आप इनके बदले में मुझे भीख दे दीजिए। अब जैसे नवीन देखता है कि वह लड़का जो कल तक स्टेशन पर भीख मांगा करता था, आज वह यहाँ पर काम कर रहा है और काम करने के बदले में पैसे मांग रहा है, तो उसे अंदर से बड़ी खुशी होती है और खुश होने के साथ साथ ही वह अपने जेब से कुछ पैसे निकालता है और पैसे निकालकर राजू के हाथ पर रख देता है। बदले में उससे फूल ले लेता है और कहता है कि हाँ, ये अच्छी बात है, अब तुम एक भिखारी नहीं रहे हो, अब तुम एक व्यापारी बन गए हो। ऐसा कहकर नवीन फिर से वहां से चला जाता है और ये बात भी राजू के दिमाग में घर कर गई थी।
जाएगी। वह सोचने लगता है कि इसने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अब मैं ना तो किसी से वैसे भीख मांगा करता हूँ, मैं तो बदले में फूल तोड़कर लाया करता हूँ और उन्हें उन फूलों को देकर कुछ पैसे लिया करता हूँ। तो मैं भी एक व्यापारी हुआ, भले ही छोटा हूँ या बड़ा, लेकिन हूँ तो मैं एक व्यापारी ही। इस बात को सोचकर राजू अब फैसला करता है कि वो इस व्यापार को और भी बड़े लेवल पे करेगा। इसके बाद राजू स्टेशन पर खड़ा होता है। उसके एक हाथ में फूल थे और एक हाथ में कुछ पैसे थे जो अभी अभी उसे भीख में मिले हैं, और वह ऊपर की तरफ देखता और ऊपर की तरफ देखने के बाद कहने लगता है कि मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं। अब इस बात को सुनकर कुछ व्यक्ति जो वहां पर रेगुलरली काम किया करते थे, राजू को जाना पहचाना करते थे, वो उसको देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि देखो भिखारी बावला हो गया है। इसके बाद ये बातें राजू को भी सुन जाती हैं, लेकिन फिलहाल इन बातों से राजू को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद राजू 10-12 दिन तक तो उसी स्टेशन से फूल तोड़ता है और फूल तोड़ने के बाद उन्हें डिब्बों में दे देकर उनसे पैसे ले लेता है। 10-12 दिन काम करने के बाद राजू अचानक से उस रेलवे स्टेशन से गायब हो जाता है। अब जिन लोगों ने उसे देखकर हंसी उड़ाई थी, वह सोचने लगते हैं कि ये लड़का कहां चला गया, और दिन तो यहीं पर रहता था, लेकिन आज इसे ऐसा क्या हो गया। इसके बाद जो राजू होता है वहां से एक मंडी में जाता है जहां पर फूल बेचे जाते थे, और वहां जाकर उन पैसों से, जो पैसे उसने अब तक इकट्ठा किए थे, कुछ फूल खरीद लेता है। फूल खरीदने के बाद वह फूलों के व्यापार को ध्यान में रखते हुए उन फूलों को एक ऐसी जगह पर बेचता है जहां पर उसे इससे कुछ ना कुछ मुनाफा हो सके। धीरे धीरे समय बीतता है और राजू धीरे धीरे कर इस व्यापार में पारंगत होने लगता है। अब वह बड़े अमाउंट में फूलों को खरीदा करता और खरीदने के बाद उन्हें इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करता, जिससे उसे मुनाफा भी हो जाया करता और साथ में उसकी जीविका चलाने के लिए उसे पैसे भी मिल जाया करते। लगभग उसको काम करते हुए 4 साल बीत जाते हैं और इन 4 सालों के अंदर राजू ने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया था। गांव में जो उसका घर था, जिस घर के अंदर वो भिखारी की तरह रहा करता था, उसको दोबारा से अच्छा सा बनवा लिया था और अच्छा सा बनवाने के बाद अब उसी के अंदर रहा करता है। गांव के लोग भी उस पर निगाह डटाने लगे थे, क्योंकि राजू अब एक कामयाब व्यक्ति बन गया है जो कि फूलों का व्यापार किया करता है और अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत किया करता है। राजू जब जब पैसे कमाया करता है तो उसे उस आदमी की कही हुई वही बातें याद आया करती हैं कि अगर उस व्यक्ति ने मुझे ये राह नहीं दिखाई होती तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बन पाता। इसके बाद राजू उस व्यक्ति से मिलने का फैसला करता है और पहुंच जाता है उसी स्टेशन पर। वहां पर जाने के बाद वह उसकी राह देखता है उसी टाइम पर, क्योंकि उसे पता था कि किस टाइम पर वो आया करता है, लेकिन आज वो व्यक्ति नहीं आया था। इसके बाद राजू रोज रोज उसी समय जाकर उस जगह पर उस व्यक्ति को ढूंढा करता है, लेकिन उस व्यक्ति का आने का समय 2 महीने बाद का था, तो 2 महीने तक लगातार राजू उस स्टेशन पर जाकर उस व्यक्ति को ढूंढा करता है। जैसे ही उस व्यक्ति का आने का टाइम होता है तो राजू उस व्यक्ति को आते हुए देख लेता है और एकदम से उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अब नवीन जब एक नौजवान व्यक्ति को अपने सामने खड़ा हुआ देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है और उससे कहने लगता है कि भाई तुम साइड में हटो, मुझे आगे जाना है, टिकट खरीदनी है और यहाँ से वापस भी जाना है। लेकिन तभी जो राजू होता है उसकी तरफ देखता है और देखने के बाद मुस्कुराने लगता है। कहता है कि साहब, लगता है आपने मुझे नहीं पहचाना। इसके बाद नवीन कहने लगता है कि हाँ भाई, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, हम लोग पहले कभी नहीं मिले हैं, मेरे ख्याल से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। लेकिन तभी जो राजू होता है वो कहता है कि नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, दरअसल हम लोग पहले भी 2 बार मिल चुके हैं और ये हमारी तीसरी मुलाकात है। अब नवीन जब इस बात को सुनता है तो बड़ा ही हैरान हो जाता है और असमंजस में पड़ जाता है, क्योंकि 4 साल के अंदर राजू का हुलिया, राजू के रहन सहन का तरीका पूरी तरह से बदल गया था। अब वह अच्छे खासे कोट पैंट में उसके सामने खड़ा हुआ था और देखने से बहुत ही अच्छा लड़का लग रहा था। तो वह राजू से कहने लगता है कि अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तो राजू कहता है कि नहीं साहब, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, शायद आपको याद नहीं होगा, लगभग आज से इतने दिन पहले मैं इसी स्टेशन पर भीख मांगा करता था। तो पहली बार जब मैंने आपसे भीख मांगी तो आपने मुझे भीख देने से मना कर दिया, ये कहकर कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए है ही क्या। और दूसरी बात, जब मैंने आपको फूल दिए तो आपने मुझे भीख में पैसे दे दिए और कहा कि अब तुम एक भिखारी से व्यापारी बन गए हो। तो आपने जो उस दिन बात कही थी, उस बात से ही आज मैं एक भिखारी से सच में ही व्यापारी बन गया हूं। अगर आप मुझे मार्गदर्शन नहीं करते तो मैं आज तक भी भीख ही मांगता रहता। अब जैसे ही नवीन ये सारी बातें सुनता है तो उसे एकदम से ज्ञात हो जाता है कि यह कौन है और
किस बारे में बात कर रहा है। नवीन उसको देखकर बड़ा ही खुश होता है और कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है जो तुमने अपने जीवन को सुधार लिया, और इसी वजह से मैंने तुमसे ये सारी बातें कही थी ताकि तुम अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सको, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जीने के लिए जो चीज चाहिए वो हर इंसान पैदा कर सकता है, तो तुम्हारे अंदर कौन सी कमी है जो तुम उसे पैदा नहीं कर सकते। केवल इंसान को पहचानना बाकी होता है कि वह क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, और जब इंसान हिम्मत करता है तो ऊपर वाला भी उसका साथ देता है। नवीन की इन बातों से राजू एक बार फिर से इंप्रेस हो गया था। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और बातों के दौरान राजू नवीन के बारे में अच्छी तरह से पता लगा लेता है, और जब नवीन राजू की पूरी कहानी सुनता है तो उसे बड़ा ही बुरा लगता है कि इस बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ है और जो कुछ भी ये कर रहा था ये सारा कुछ इसकी मजबूरी थी। इसके बाद जो नवीन होता है उससे कहता है कि बेटा, जिंदगी में तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बेहिचक होकर मुझे बता देना। वहीं जो राजू होता है वो भी नवीन से यही बात कहता है कि अगर आपको कहीं पर भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। ऐसा कहकर दोनों दोबारा से अपने अपने काम में लग जाते हैं और अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त हो जाते हैं। इसके बाद जो नवीन होता है वो फूलों के व्यापार के साथ साथ और भी कई तरह के व्यापार करने लगता है और उसके पास ढेर सारा रुपया पैसा आने लगता है। लगभग लगातार 8 साल तक वह व्यापार करता है और 8 साल व्यापार करने के बाद राजू के पास ढेर सारे रुपए पैसे हो गए थे, जिन पैसों से उसने गांव के अंदर एक बहुत बड़ा घर अपने लिए बनाया था। अपनी गाड़ी उसके पास हो गई थी और उसके बाद वह एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जिया करता था। अब गाँव वाले जब इस चीज को देखते हैं कि लड़का जवान हो गया है और साथ में उसके पास ढेर सारा रुपया पैसा भी है, तो वो लोग सोचने लगते हैं कि क्यों ना इसकी शादी करा दे। शादी होने के बाद इसका भी एक परिवार होगा और ये भी अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकेगा। इसी वजह से गांव वाले जो होते हैं उसके लिए अलग अलग लड़कियों के रिश्ते लाने लगते हैं और राजू से शादी करने के लिए कहने लगते हैं। जब राजू देखता है कि गांव वाले उसकी मदद कर रहे हैं तो वह भी इस बात से पीछे नहीं हटता और एक लड़की को अपनी शादी के लिए सेलेक्ट कर लेता है। लड़की का परिवार काफी अच्छा था और गांव वालों को भी ये रिश्ता अच्छा लगता है राजू के लिए, तो राजू इस लड़की से शादी के लिए एग्री हो जाता है और गांव वाले मिलकर इसकी शादी के लिए एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल देते हैं। उसके बाद जो राजू होता है उसे याद आती है नवीन की और वह चाहता है कि उसकी शादी में नवीन भी आए और नवीन आकर उसकी पूरी शादी में सारा कार्यभार खुद ही संभाले। इसी बात को सोचकर राजू अपने शादी के कार्ड लेता है और शादी का कार्ड लेने के बाद उसके उस एड्रेस के लिए निकल जाता है जिस एड्रेस के बारे में उसने उससे रेलवे स्टेशन पर पूछा था। इसके बाद राजू थोड़ा सा सफर तय करता है और सफर तय करने के बाद पूछता पूछता नवीन के घर तक पहुंच जाता है। अब जैसे ही वो नवीन के घर पर पहुंचता है तो वहां से उसे पता चलता है कि नवीन ने ये घर लगभग 2 साल पहले बेच दिया है और अब वह किसी दूसरी जगह पर रहा करता है। इसके बाद राजू वहां से उस दूसरी जगह पर जाता है जिसका एड्रेस उस घर वाले ने उसे दे दिया था और वहां पर जाकर नवीन को ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वह एक गरीब बस्ती में पहुंच जाता है और वहां पर उसे नवीन का घर मिल जाता है। जैसे वो उस घर के अंदर एंटर करता है तो घर के अंदर की हालत देखकर वह बड़ा ही परेशान हो जाता है, क्योंकि घर के अंदर कोई भी सुख सुविधाओं के सामान नहीं थे और नवीन यहाँ पर बहुत ही गरीबों जैसी जिंदगी जी रहा था। यह सब कुछ देखकर वह बड़ा ही हैरान होता है और उसके बाद घर के अंदर नवीन के पास पहुंच जाता है। नवीन जो कि अपने बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ था वह राजू को देखकर अपने बिस्तर पर बैठ जाता है और राजू की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। इतनी ही देर में नवीन की पत्नी भी वहां पर आ जाती है और राजू से पूछने लगती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। इसके बाद नवीन अपनी पत्नी को बता देता है कि ये वही राजू है जिसके बारे में मैंने कभी तुम्हें बताया था। नवीन की पत्नी राजू को बैठने के लिए कहती है और उसके बाद नवीन और राजू एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अब राजू के दिमाग में ढेर सारे सवाल चल रहे थे जिन सवालों के जवाब वह नवीन से चाहता है, लेकिन इतनी ही देर में जो नवीन की पत्नी होती है उन दोनों के लिए चाय पानी का इंतजाम करती है और उसे लाकर उनके बीच में रख देती है। नवीन राजू को चाय पीने के लिए देता है और खुद भी चाय पीने लगता है। इसके बाद जो नवीन है वो राजू से राजू के बारे में पूछने लगता है तो राजू बताता है कि मेरी अब शादी होने वाली है और उस दिन के बाद मैंने और भी कई व्यापारों में हाथ आजमाया और मेरा अच्छा खासा व्यापार चल गया और ढेर सारे रुपए पैसे मैंने कमा लिए। गांव वालों ने मिलकर मेरी शादी तय करा दी है और जब शादी तय हो ही गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी शादी में बुलाया जाए और आप ही मेरी शादी की पूरी तरह से देखभाल करोगे। इस बात को सुनकर नवीन थोड़ा सा मायूस हो जाता है, लेकिन फिर वो कहता है कि ठीक है हम जरूर आएंगे, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो राजू होता है वह नवीन से नवीन की हालत के बारे में पूछना चाहता है, लेकिन वह
हिचकता है इस बात को पूछने से कि कहीं नवीन को ये बात बुरी ना लग जाए, लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो हिम्मत करता है और हिम्मत करके नवीन से पूछ ही लेता है। कहता है कि साहब आपका तो व्यापार बहुत अच्छा था, लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया जो आपकी ऐसी हालत हो गई। अब इस बात को सुनकर नवीन थोड़ा सा मायूस हो गया था और अपनी कहानी राजू को बताने लगता है। कहता है कि हाँ, अच्छा खासा व्यापारी था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तो वह पूछने लगता है कि ऐसा क्या हुआ आपके साथ। तो वो बताता है कि मेरा एक बेटा था और मैंने जैसे ही उसकी शादी की, हमारा जो बेटा होता है वो बड़ा ही नालायक था और उसने सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करा लिया और हमें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद भी मैं हिम्मत नहीं हारा था, क्योंकि मुझे काम आता था और मैं अपनी मेहनत से दोबारा से ये सब कुछ प्राप्त कर सकता था। इसी वजह से मैं वहां से यहाँ पर शिफ्ट हो गया, लेकिन तभी अचानक से मेरी तबीयत खराब रहने लगी और तबीयत खराब होने के कारण मैं अपने काम धंधे पर बिल्कुल भी गौर नहीं दे पाता हूँ। इसके बाद मैं और मेरी पत्नी यहीं पर रहा करते हैं और यहीं पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जैसे तैसे थोड़ा बहुत काम मैं कर लिया करता हूँ और उसी काम के सहारे अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। इस बात को कहते हुए नवीन की पत्नी दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे एकदम से फूट फूट कर रोने लगते हैं। राजू जब ये सब कुछ देखता है तो वह भी थोड़ा सा भावुक हो जाता है और वह नवीन के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि आप चिंता मत करो, आपको कैसी भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल आपने जो मुझ पर उपकार किया है, उस उपकार के बदले आपकी सेवा करना मेरा फर्ज बनता है और आज से आपको यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर वो उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहने लगता है, लेकिन नवीन मना कर देता है। कहता है कि नहीं बेटा, जब हमारे अपने बेटे ने हमारा इतना ख्याल नहीं रखा तो तुम तो हमारे पराये हो। तुम्हारे जैसे कई लोगों को मैंने सलाह दी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सभी मुझे अपने पास रखने लगेंगे। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। और रही तुम्हारी शादी की बात, तो मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी शादी में आने के लिए। लेकिन राजू उनसे जिद पकड़ने लगता है और कहता है कि मेरा बहुत बड़ा बंगला है और आपको कैसे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहीं पर रहेंगे और कुछ दिनों में मेरी शादी भी होने वाली है। शादी होने के बाद मैं और मेरी पत्नी आपकी अच्छे से सेवा करेंगे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद मजबूरन नवीन और उसकी पत्नी को राजू के साथ जाना पड़ता है और राजू उन्हें अपने साथ लेकर गांव पहुंच जाता है। अब गांव के लोग जब उन दो व्यक्तियों को उनके घर में देखते हैं तो वह उससे पूछने लगते हैं कि ये कौन है। तो राजू अपनी पूरी कहानी गांव वालों को बता देता है। तो गांव वाले जब इस बात को सुनते हैं तो वो लोग भी नवीन और नवीन की पत्नी का आदर करने लगते हैं और कहते हैं कि सच में ही ये तेरे माता पिता के समान है और तुझे इनकी सेवा करनी चाहिए। इसके बाद राजू की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद राजू नवीन और उसकी पत्नी को माता पिता का दर्जा दिया करता है और अपनी पत्नी को भी बता देता है कि देखो ये मेरे माता पिता हैं और तुम्हें इनकी सेवा में कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। राजू की जो पत्नी बनती है वो भी अच्छे घर की लड़की थी और वह इन बातों को समझती है। वह अच्छे से नवीन और उसकी पत्नी का ख्याल रखा करती। इधर राजू उनका इलाज करवाता है और इलाज करवाने के बाद उन्हें एक अच्छी जिंदगी अपने घर के अंदर देता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप लोगों को जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।